हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना, जिसका उपविषय होगा भूगोल। तो अगर आप लोगों को भूगोल की पाठ्य योजना बनानी है, एक कंप्लीट पाठ्य योजना, तो आप लोग आज की पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना। इसी तरीके से आप जिस पेज पे पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना है। उसके सामने नंबरिंग करना होता है। जैसे 1 नंबर है तो 1 लिख लीजिएगा, 2 नंबर है तो 2 कर दीजिएगा। जो भी नंबर होगा उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, आपको कोई दूसरा कॉलेज अलाउट होता है, दूसरा स्कूल अलाउट होता है, तो उस स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको डेट लिखनी होती है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है हमारी आज की 8वीं। वर्ग है सी यानी कि स। कालांश यहाँ पे देखिए लिखा गया तीसरा। आपका जो भी कालांश होगा यानी कि जो भी चक्र होगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि 3rd पीरियड में आप जाएँ तो 3 लिखेंगे, 4th में जाएंगे तो 4 लिखेंगे, फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट 1 लिखेंगे। विषय भूगोल का है। समयावधि है, यहाँ पे देखिए समयावधि इधर आ गया है। समयावधि 45 मिनट का है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो आज का प्रकरण है वो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अगली हेडिंग आपकी आती है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं, आपका उद्देश्य क्या है ये चैप्टर पढ़ाने का, उनके अंदर किस तरीके की नॉलेज का विकास करना है आपको, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। एक तरफ कॉलम में लिखिए उद्देश्य, दूसरी तरफ कॉलम में लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, क्या आप परिवर्तन देखना चाहते हैं। इसमें कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। थर्ड हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कौशल। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से संबंधित तथ्यों व आंकड़ों का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में प्राप्त ज्ञान को परस्पर साझा कर सकेंगे। 5वीं हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की अभिरुचि का विकास हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से भूगोल विषय में अधिक रुचि ले सकेंगे। 6वां पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के महत्व व उपयोगिता के प्रति अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अब आता है अगली हेडिंग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया है, सहायक सामग्री लिख लीजिएगा। यहाँ पे सहायक सामग्री लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए लिखा गया श्वेतवर्तिका, जिसको हम कहते हैं चौक, ठीक है, चौक, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट व अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। और दूसरा हेडिंग यहाँ पे इसमें पॉइंट है ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अब आता अगला हेडिंग शिक्षण बिंदु है। कौन कौन से शिक्षण बिंदु आप आज की क्लास में पढ़ाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के बारे में। शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रविधि होती है प्रश्नोत्तर। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया विद्यार्थी ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है इसको, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न है परिवहन के साधनों में ईंधन के रूप में क्या उपयोग होता है। बच्चे बोलेंगे डीजल, पेट्रोल आदि। अब तो CNG भी यूज होता है।
दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, बांध बनाकर जल संसाधन का उपयोग क्या उपयोग होता है? बच्चे बोलेंगे सिंचाई व बिजली निर्माण। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम व जल ऊर्जा से के कैसे संसाधन है? पेट्रोलियम व जल ऊर्जा कैसे संसाधन है? तो बच्चे बोलेंगे परंपरागत स्रोत हैं ये। उसके बाद चौथा प्रश्न आएगा, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो अब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। समस्यात्मक जैसे होगा, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है, उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया। अच्छा तो बच्चों, या फिर अच्छा तो छात्रों, आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप क्या चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं हेडिंग प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु है सौर ऊर्जा। छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। पहले, सूर्य से क्या मिलती है? बच्चे बोलेंगे प्रकाश या फिर ऊष्मा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश एवं ऊर्जा किसके स्रोत हैं? यहाँ पे ऊष्मा होगा, ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा किसके स्रोत हैं? तो बच्चे बोलेंगे ऊर्जा के स्रोत हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे सौर ऊर्जा। चौथा प्रश्न है, सौर ऊर्जा संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। निरुत्तर जैसे होंगे, अपना छात्राध्यापक कथन बोलिए। ऐसे स्थानों पर जहाँ सूर्य की रोशनी तथा उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत निर्माण में भी किया जा सकता है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश जैसे भारत है, जहाँ सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत मिलती है। बिजली के अलावा इसका उपयोग सौर कुकर, जो सोलर कुकर होता है, के रूप में, सौर तापक इत्यादि के रूप में भी किया जाता है। सामने देखिए क्या लिखा गया है, सहायक सामग्री में लपेट फलक, चार्ट, श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक आदि। सौर ऊर्जा के बारे में श्यामपट्ट पे लिखा गया। सौर ऊर्जा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पे देखेंगे इसके बाद, पश्चिमी राजस्थान जहाँ आसमान साफ रहता है और सूर्य की किरणें वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहती हैं और सौर ऊर्जा की विकास की अच्छी संभावना है। यहाँ वर्तमान में कई सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखी गई हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। बहुत प्रश्न आता है इसमें, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है बिजली के अलावा और सौर ऊर्जा का क्या उपयोग है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है, ऊर्जा प्राप्ति का अन्य स्रोत कौन सा है? बच्चे बोलेंगे पवन या फिर हवा, पवन या हवा पवन ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, पवन की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे देखेंगे पवन बल से पवन चक्की घूमने लगती है। तीसरा प्रश्न है, पंखे, ऐसे पंखे कहाँ मिलते हैं? बच्चे बोलेंगे पश्चिमी राजस्थान में। चौथा प्रश्न है, हवा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे पवन ऊर्जा। अब छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में बताएंगे आप। सौर ऊर्जा की तरह पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब जिसको हम दोबारा उत्पन्न कर सकें। पवन चक्कियों की सहायता से बहती हवा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं जो बिजली उत्पादन में संलग्न है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। इसमें भी आपके सहायक सामग्री वही सारी चीज़ें यूज हुई हैं और यहाँ पे श्यामपट्ट पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपने अभी व्याख्या की है। जैसलमेर में प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर व तीव्र वेग से हवा चलने वाले स्थानों पर ऊंची पंखदार पवन चक्कियां लगाकर टरबाइनों के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब आता है अगला शिक्षण बिंदु, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बारे में भी यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पहले पूछिए बच्चों से। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे परमाणु। दूसरा प्रश्न है, परमाणु में क्या निहित होता है? बच्चे बोलेंगे ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है, परमाणु संसाधनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? बच्चे कहेंगे परमाणु ऊर्जा। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में फिर से इसके बारे में बताएंगे। यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज हैं। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से राजस्थान तथा झारखंड में मिलता है। साथ ही केरल की मोनाजाइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध है। राजस्थान में के चित्तौड़गढ़ जिले में के रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ पाए जाने वाले खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों पर भी निर्भर करता है। खनिज तथा खनन के लिए न केवल रोजगार के लिए अवसर पैदा करती है बल्कि वह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराकर औद्योगिक प्रश्न
पृष्ठभूमि, पृष्ठ होगा यहाँ पे, पृष्ठभूमि को भी सहारा देती है। ऊर्जा के संसाधनों में समुचित दोहन एवं विकास के द्वारा ही विकास की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की जा सकती है। सामने छात्रालय कॉलम में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसमें भी वही सारी चीज़ें, लपेट, फलक, श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक आदि यूज हुई हैं। और यहाँ पे राजस्थान के में चित्तौड़गढ़ में केरावट भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। अब आता है बोध प्रश्न। इसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला, पदार्थ में कौन से पदार्थ रेडियो सक्रिय, बच्चे बोलेंगे यूरेनियम और रेडियम। दूसरा प्रश्न है, भारत में यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, बच्चे बोलेंगे राजस्थान और झारखंड। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है यहाँ पे आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, राजस्थान के डैश 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 एवं डैश में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। इसमें अभी ऊपर जो मैंने पढ़ा है वही आ जाएंगे, इसका आंसर बच्चे दे देंगे आसानी से। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के डैश 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 जिले के डैश 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 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा है, और इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किन देशों में किया जा सकता है, तो आपको पता है, अभी आपको बताया गया ऊपर, उष्णकटिबंधीय देशों में। चौथा प्रश्न है, पवन चक्की क्या करती है। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए बच्चों को एक प्रश्न दिया गया है, घर से करके लाने के लिए ऊर्जा के प्रमुख और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी देगा, हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ तो अच्छे कमेंट मिलेंगे, कुछ कमी होगी तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप लोगों को इसके अलावा किस वीडियो की ज़रूरत है। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।